हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 4 बिजनेस स्टडीज का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्टाफिंग। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। ऑलरेडी हमने एक लेक्चर इसके ऊपर दे चुके हैं जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट आपके पास डिस्कस कर दिए हैं, और ये जो सेकंड पार्ट, ये एक्चुअली हमने पूरा चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेकेंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट में कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे और थर्ड लेक्चर में बाकी जो चैप्टर बाकी रह जाएगा वो हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आपका एक काम होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो जरूर वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज स्टार्ट करें। हमारा जो टॉपिक है, आप भी हमारे साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, पढ़ते रहिए। हमारे पास जो नोट आपको आप प्रोवाइड करेंगे वो एग्जाम के लिए एकदम प्रॉपर नोट्स है, उसको आप प्रॉपर तरीके से अपने कॉपी में उतार के रखिए। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, है ना। ऐसे कर सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट करके भी कर सकते हैं। करके आप अपने पास एकदम नोट्स को अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, तो एग्जाम के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, चले फिर स्टार्ट करें आज का हमारा जो टॉपिक है। ठीक है, चले फिर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिक्रूटमेंट, है ना। आज का जो टॉपिक है वो है रिक्रूटमेंट। उसका मीनिंग क्या है, क्या क्या सोर्सेस है, सोर्सेस जो है उसका क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, फीचर्स क्या है, ये सब के बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलिए देखा गया है, क्या बोला है कि मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का क्या अर्थ है ना, क्या है। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, अट्रैक्टिंग, देखिए क्या बोला है, आइडेंटिफाइंग, अट्रैक्टिंग एंड एनकरेजिंग qualified candidate to apply for the जॉब में अप्लाई करने के लिए। कहाँ पे, आपका ऑर्गेनाइजेशन पे जॉब अप्लाई करने के लिए आपको जो प्रॉपर कैंडिडेट, क्वालिफाइड कैंडिडेट है उसको ढूंढना है। ढूंढ के उसको क्या करना है, उसमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सा एक्चुअली आपके काम के लिए मतलब बेहतर है, आपका जो काम है वो कर सकते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढना है और उनको अट्रैक्ट करना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो अप्लाई करे जॉब के लिए। ठीक है बच्चों, तो इट हेल्प्स, क्या करता है, इट हेल्प्स टू एंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज द राइट नंबर ऑन kind of people परफॉर्म डिफरेंट टास्क इफेक्टिवली। इसमें ये चीज़ एश्योर करता है कि भाई सही लोग, मतलब सही क्वांटिटी में, सही संख्या में आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज रहे और सही क्वालिफाइड पर्सन रहे जो कि काम इफेक्टिवली कर पाए। जो लोग बेंगली में करने वाले हैं उनके लिए हमने बेंगली में নোটস भी यहाँ पे দিয়ে है। যারা বাংলা করবে তাদের জন্য আমি বাংলায় নোটস সাথে সাথে দিয়ে দিয়েছি। যারা বাংলা করবে তারা বাংলায় লিখে नाओ, और जो लोग हिंदी में मतलब इंग्लिश में करेंगे, इंग्लिश में वो लोग नोट्स लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो बंगाली और इंग्लिश दोनों हमने साथ साथ में दिए हैं, जो कि आपको जरूर हेल्प करेगा। बंगाली वालों के लिए बंगाली नोट्स है, और जो लोग इंग्लिश में लिखेंगे इंग्लिश के लिए इंग्लिश नोट्स है। आप लोग साथ साथ में कॉपी कर लीजिए तो आपको हेल्प होगा। चलिए एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, बोला कि इफ अ कंपनी नीड्स अ न्यू अकाउंटेंट, आपको ये आइडिया लगे कि रिक्रूटमेंट एक्चुअली है क्या। यहाँ क्या बोला गया कि भाई कोई कंपनी अगर कोई नए अकाउंटेंट उनको चाहिए तो इट पब्लिश एडवर्टाइजमेंट एंड इनवाइट्स एप्लीकेशंस, दिस इज रिक्रूटमेंट। ये जो पब्लिश करना, एडवर्टाइजमेंट करना या इनवाइट करना, एप्लीकेशन के लिए इनवाइट करना, ये जो तरीका है इसी को हम बोलते हैं जस्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग का एक पार्ट ऑफ द जॉब रिक्रूटमेंट। ठीक है, हमने देखा है रिक्रूटमेंट स्टाफिंग का जो प्रोसेस था उस प्रोसेस में एक स्टेप्स है, ये हो गया रिक्रूटमेंट। चलिए आगे बढ़े। तो रिक्रूटमेंट का डेफिनेशन बाय एडविन बी फ्लिपो, कोई एक डेफिनेशन दिए हैं उन्होंने। एक क्या बोला गया है, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग prospective employees, जो लोग काम करना चाहते हैं, prospective employees, and stimulating them into
अप्लाइंग द जॉब, और उनको इनकरेज करना कि वो जॉब के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। ये जो तरीका है इसी को हम बोलते हैं स्टाफिंग। क्लियर है? सॉरी, गलत बोल दिया हमने, रिक्रूटमेंट। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे रिक्रूटमेंट। चलिए आगे बढ़े। तो फीचर्स क्या है रिक्रूटमेंट का, फीचर्स क्या है? ठीक है, फीचर्स क्या है रिक्रूटमेंट का, चलिए देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या बोला है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। रिक्रूटमेंट नेवर स्टॉप्स, एम्प्लॉयज रिटायर, रिजाइन, गेट प्रोमोटेड और आर डिसमिस्ड, सो न्यू पीपल आपको ऑलवेज चाहिए। तो इसका मतलब अगर आपका एम्प्लॉयज रिटायर्ड हो जाए, एम्प्लॉयज रिजाइन कर दे, एम्प्लॉय को प्रमोट कर दिया जाए, तो उस जगह जो खाली होगा या एम्प्लॉय को छुड़वा दिया जाए, तो उस जगह को खाली जो होगा उसके लिए आपको नए एम्प्लॉय लाना ही पड़ेगा। ये तो हर साल, मतलब साल में, साल के कभी भी बीच में ये चीज़ आपका चलता रहेगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी चलता रहेगा। इसका मतलब है रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो एक बार कर दिया तो ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा, ऐसा नहीं है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्या है? लिंक बिटवीन जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयज। ये क्या है? ये एक लिंक है, जॉब सीकर जो लोग जॉब करना चाहते हैं और जो लोग एम्प्लॉय करना चाहते हैं। तो इसलिए जॉब सीकर और एम्प्लॉयर के बीच में जो लिंक है वो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो रिक्रूटमेंट कनेक्ट्स क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशंस, रिक्रूटमेंट कनेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच नीड वर्कर, जिसको वर्कर चाहिए उसके साथ, एंड द जॉब सीकर, जो लोग काम चाहिए, जिसको काम चाहिए, हु नीड जॉब, जिसको जॉब चाहिए, जो जॉब करना चाहते हैं, उन दोनों के बीच में एक लिंक बना देते हैं, है ना। इसका मतलब है इट्स क्रिएट्स ब्रिज बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। एक तरफ से ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय चाहिए और एम्प्लॉयज का डिमांड है, और जो काम करना चाहते हैं वो एम्प्लॉयज का सप्लायर से, मतलब खुद कोई काम में लाना चाहते हैं, तो ये डिमांड एंड सप्लाई के बीच में एक ब्रिज बना देते हैं, है ना। तो जो दोनों मैच हो जाए, ये होता है रिक्रूटमेंट का काम, जो कि लिंक बिटवीन जॉब सीकर एंड एम्प्लॉयर। ठीक है, क्लियर है बच्चों? थ्योरी पेपर है सर, बोरिंग हो रहे हैं हम, वो तो होना ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा मजा लेके पढ़ो तो बोरिंग नहीं होगा, कर पाओगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? पॉजिटिव प्रोसेस। हमने आपको एकदम प्रिसाइज नोट दिए हैं, इसी को कॉपी करके रखिए, इसको पढ़ के जाइए, एग्जाम में लिखिए, नंबर मिल जाएगा, है ना। और अपना मन से अगर कुछ है तो जोड़ दीजिए इसके साथ। मेन जो पॉइंट्स है वो एक यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ये इतना ही लिखेंगे तो मार्क्स मिल जाएगा आपको। रिक्रूटमेंट इज नॉट अबाउट रिजेक्टिंग कैंडिडेट्स, है ना, बट अबाउट अट्रैक्टिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन। ये पॉजिटिव इसलिए बोला जा रहा है कि भाई इसमें किसी को रिजेक्ट नहीं किया जाता, इसमें जितना ज़्यादा हो सके जॉब सीकर को अट्रैक्ट किया जाता है, कैंडिडेट को अट्रैक्ट किया जाता है कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो। मतलब जितना ज़्यादा अप्लाई करे उतना ही अच्छा है। ये प्रोसेस ऐसा है कि जितना ज़्यादा जॉब सीकर इसमें अप्लाई करे, ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करे, उसी का कोशिश है। इसमें कोई रिजेक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये क्या है? पॉजिटिव प्रोसेस है। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव प्रोसेस है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्या बोला गया है भाई? पार्ट ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। ये तो बोला ही है, स्टाफिंग फंक्शन का एक पार्ट रिक्रूटमेंट है ना। स्टाफिंग एज अ होल उसका एक पार्ट हो गया रिक्रूटमेंट। जैसे स्टाफिंग बिगिंस विद रिक्रूटमेंट, मतलब स्टाफिंग का जो काम शुरुआत होते हैं, शुरू होते हैं, वो रिक्रूटमेंट से ही शुरुआत होते हैं, मतलब रिक्रूटमेंट से उनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो विदाउट रिक्रूटमेंट नो सिलेक्शन और प्लेसमेंट इज पॉसिबल। अगर आप रिक्रूटमेंट ही नहीं करेंगे तो उसमें से सिलेक्ट किसको करेंगे? आप एप्लीकेशन जुगाड़ नहीं करेंगे तो किसको, उसमें से किसको छाटेंगे? आप एप्लीकेशन तो लाए, उसके बाद उसमें से छाटेंगे ना। अगर एप्लीकेशन ही नहीं है, कोई जॉब सीकर आपके पास अप्लाई नहीं करते, तो आप किसको छांट के वहाँ से सिलेक्ट करेंगे? तो इसलिए फास्ट जो काम है रिक्रूटमेंट, उसके अलावा आगे काम नहीं बढ़ेगा स्टाफिंग का। ठीक है बच्चों, क्लियर? नेक्स्ट क्या बोला है कि भाई गोल ओरिएंटेड स्टाफिंग, ये जो रिक्रूटमेंट का जो काम है वो गोल ओरिएंटेड है। क्यों गोल ओरिएंटेड?
द मेन गोल ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू गेट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट राइट टाइम। डेफिनेट मेन गोल क्या है कि भाई राइट पर्सन को राइट जॉब में राइट टाइम में लगा दिया जाए, है ना। यही तो मेन हमारा मोटो है। स्टाफिंग का भी वही मोटो है, तो रिक्रूटमेंट का भी वही तो मोटो है। वो तो स्टाफिंग का फर्स्ट काम ही है, वो ऐसे आदमी को ढूंढ के लाए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मतलब काम के लिए जो सफिशिएंट हो और काम के लिए जो एलिजिबल पर्सन हो, उसको ढूंढ के लाना रिक्रूटमेंट का काम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हम चलेंगे, रिक्रूटमेंट का जो फीचर्स था वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लीजिए अपना कॉपी में। नेक्स्ट हम चलेंगे सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। जो रिक्रूटमेंट का काम होगा, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से हम रिक्रूट कर सकते हैं, क्या क्या सोर्स है जहाँ से हम रिक्रूट कर सकते हैं। चलिए, रिक्रूटमेंट सोर्सेज आर द वेज और चैनल्स थ्रू व्हिच कंपनी अट्रैक्ट पोटेंशियल कैंडिडेट। ठीक है, तो ये क्या है, एक वे आउट है और एक चैनल है जिसके थ्रू कंपनी अट्रैक्ट कर सके जो पोटेंशियल कैंडिडेट है, जो लोग काम करना चाहते हैं, प्रॉपर क्वालिफाइड स्किल्ड पीपल है जो काम करना चाहते हैं, उनको अट्रैक्ट कर सके अपना ऑर्गेनाइजेशन में। यही तो मेन है रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट तो सोर्स क्या है, कौन सा सोर्स से हम लेंगे, कहाँ से हमको मिलेगा ये चीज़। तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल दो सोर्स है इसमें, टू टाइप ऑफ सोर्सेस है ना, टू टाइप ऑफ सोर्सेस है। एक होता है इंटरनल सोर्सेस और दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज मतलब इंटरनल, आपका ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी है उसमें से दूसरे मतलब दूसरे ब्रांच में जो है वहाँ से हो सकता है, उसी ब्रांच में ही जो है उसको ऊपर ले जा सकते हैं। ऐसे कई तरीके का मतलब तरीका है जहाँ से इंटरनली हम लोग रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे जाके तो क्या प्रोसेस है, क्या है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। When the organization feels a vacancy from among its existing employees, जो एम्प्लॉय ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में है उसी में से कोई नए मतलब जो ओपन होता है, जो जगह खाली होता है, उसी में से किसी को बैठाया जाते हैं। मानिए कि मैनेजर रिटायर्ड हो गया, तो मैनेजर के सबऑर्डिनेट में जो लोग थे, जो क्वालिफाइड पर्सन थे, उसमें से जो सबसे बेहतर है उसी को मैनेजर बैठा दिया जा सकता है। इस तरह से हम इंटरनली वैकेंसी को फुलफिल कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं, है ना। फिर हम दोबारा बोल रहे हैं कि भाई जो बंगाली करने वाले हैं उनके लिए बंगाली में नोट्स नीचे दिया हुआ है। हर इंग्लिश के साथ साथ हमने बंगाली भी दे दिए हैं कि जो बच्चे बंगाली में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत ना हो। हिंदी उनको समझ में आता होगा, हम जो बोल रहे हैं उनको ज़रूर समझ में आता होगा, लेकिन हो सकता है उनको इंग्लिश लिखना मतलब इंग्लिश में उस लोग नहीं कर रहा है, बंगाली में कर रहा है, इसलिए हमने बंगाली नोट्स दिए हैं। ठीक है बच्चों, चले आगे चले। नाउ इंटरनल सोर्स तो हमने बताया, तो इंटरनल सोर्स में क्या क्या टाइप ऑफ इंटरनल सोर्स हो सकता है जहां से हम एम्प्लॉय को रिक्रूट कर सकते हैं। चलिए आगे करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रमोशन। अभी आपको बताया प्रमोशन क्या होता है ना, व्हेन एम्प्लॉयज आर मूव्ड टू ए हायर पोस्ट विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हायर पे। जब नए मतलब जो लोअर पोजीशन में था उनको अगर हम हायर पोस्ट में मूव कर दे, हायर पोस्ट में उसको ट्रांसफ़र कर दे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर दिया जाए, डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, पोजीशन हायर करेंगे, पैसा भी हायर करना पड़ेगा, मतलब पहले से हायर पे उसको करेंगे। पहले उसका तनख्वाह 50 था, अब 60 कर देंगे, देके ऊपर लेवल में पहुंचा सकते हैं। इस तरह से हम प्रमोशन देके हमारा जो मतलब जगह है जो खाली हुआ है उसमें हम कर सकते हैं। जैसे इट इज़ रिकॉग्निशन ऑफ देयर हार्ड वर्क एंड एक्सपीरियंस। जो लोग हार्ड वर्किंग करते हैं, जिसका एक्सपीरियंस अच्छा है, उसी को हम क्या करते हैं, रिकॉग्निशन देते हैं, है ना। उसी को रिकॉग्निशन देके हायर पोजीशन में डाल सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया, देखिए, ए क्लार्क इज प्रोमोटेड टू पोजीशन ऑफ एन अकाउंटेंट। पहले वो अकाउंटेंट का क्लार्क होता था, क्लारिकल काम करता था। जब उसको एक्सपीरियंस हो गया, उसका हार्ड वर्किंग देख के उनको फिर अकाउंटेंट में बैठा दिया गया। इस तरह से हम प्रमोशन दे के क्या कर सकते हैं, जो रिक्रूटमेंट का काम वो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट क्या है भाई, ट्रांसफर। ट्रांसफर मीन्स शिफ्टिंग। ट्रांसफर मीन्स क्या है कि भाई शिफ्टिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब और डिपार्टमेंट टू अनदर विदाउट एनी चेंज इन द पोजीशन और पे। हो सकता है कोई एम्प्लॉयज़ किसी और ब्रांच में था, उसको ले आके दूसरे ब्रांच में डाल दिया गया, सेम पोजीशन में, सेम सैलरी में। ऐसे भी हम कर सकते हैं। जहाँ पे दूसरे ब्रांच में एक्स्ट्रा हो गया तो उनको ला के यहाँ डाल सकते हैं जहाँ पे ज़रूरत है, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ बोला है कि एक कैशियर फ्रॉम द कोलकाता ब्रांच इज ट्रांसफर टू द हावड़ा ब्रांच, ऐसे कर सकते हैं। कोलकाता ब्रांच से कोई कैशियर को हमने हावड़ा ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरह से हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ये हो गया हमारा इंटरनल सोर्सेज का टाइप, कैसे कैसे हम इंटरनल सोर्स से एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे अब हम देखेंगे इंटरनल, अच्छा सॉरी और भी एक है, जैसे अब हम इंटरनल एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है और जॉब पोस्टिंग भी हो सकता है। ऐसे कैसे, जैसे समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइज जॉब वैकेंसीज ऑन देयर नोटिस बोर्ड्स और इंटरनल नेटवर्क्स सो दैट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ कैन अप्लाई, है ना। कभी कभार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपना नोटिस बोर्ड में ऐसे एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं कि इस जगह के लिए हमारा खाली है, अगर कोई यहाँ पे जाना चाहेंगे या इस पोजीशन के लिए अप्लाई चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप इंटरनली लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इसका एडवांटेज क्या है या इसका डिसएडवांटेज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज क्या है। अगर हम इंटरनल सोर्स से एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं तो हमारे लिए क्या फ़ायदा होगा, है ना। कुछ तो फ़ायदा है, कुछ नुकसान भी होगा। तो फ़ायदा क्या है पहले देखते हैं, पहले क्या एडवांटेज है वो देखते हैं, बाद में देखेंगे क्या डिसएडवांटेज है। दोनों ही रहेगा, जरूर होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एडवांटेज क्या क्या मिलेगा आपको। एडवांटेज क्या क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑफ मोटिवेशन, प्रमोशन, इनकरेज एम्प्लॉयज टू वर्क बेटर फॉर कैरियर ग्रोथ, है ना। कोई किसी को अगर आप प्रमोट करते हैं, प्रमोशन देते हैं तो उनके लिए बेटर कैरियर भी बनेगा, उनका ग्रोथ होगा। तो इसलिए वो क्या होगा, बहुत अच्छा मोटिवेटेड हो जाएगा काम करने के लिए। चलो हमको प्रमोशन दिया है तो हमको काम करना है, अच्छा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हमको काम करना है, अच्छे तरीके से काम करना है। ये एक उनको मौका जैसे मिलता है, उनका काम करने का एक इच्छा भी अपने मन में जागते हैं, मतलब वो एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, और एक भी बात है, उनको देख के भी दूसरा जो एम्प्लॉयज़ है नीचे जो बैठे हैं वो भी सोचेगा अगर हम ऐसे हार्ड वर्किंग करेंगे तो हमको भी ऐसे मौका मिलेगा, है ना। वो भी मोटिवेटेड होगा काम करने के लिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल, क्यों, नो नीड फॉर एक्सटर्नल एडवर्टाइजिंग और इंटरव्यू एक्सपेंस। अगर आपको बाहर से लोग लेना है तो आपको इंटरव्यू अरेंज करना पड़ेगा, तो एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, काफ़ी खर्चा होगा, टाइम लगेगा। इसमें आपका अंदर से ही आप ले रहे हैं तो खर्चा नहीं है, ये सब का खर्चा आपका बच जाएगा। और क्या बेनिफिट मिलेगा, क्विक प्रोसेस, वैकेंसीज कैन बी फील्ड फास्टर एज कैंडिडेट आर ऑलरेडी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में आपका कैंडिडेट है, आपको वैकेंसी फिल करना है, काल ही आप बोल दीजिए कि काल से आप मैनेजर में बैठ जाइए, मैनेजर की सीट में बैठ जाइए, ऐसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब है बहुत फास्ट आपका रिक्रूटमेंट का काम हो जाएगा, है ना। क्योंकि नहीं तो आप बाहर से लेंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन आएगा, उसका सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा, ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसमें आपका तुरंत काम हो जाएगा, आपके घर में ही है भाई लोग, उनको बैठाना है जगह पे, तुरंत काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बेटर एडजस्टमेंट, इंटरनल एम्प्लॉयज नो कंपनीज रूल्स एंड कल्चर सो एडजस्टमेंट इज ईजियर। जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको रूल्स रेगुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, सब कुछ पता है। तो जो भी एक पोजीशन से अगर दूसरा पोजीशन में जाए या सेम पोजीशन में किसी और ब्रांच में जाए, उनको तो पता है कैसे काम करने का तरीका क्या है, तो वो बेटर एडजस्टमेंट कर पाएगा। नए कोई आएगा उसको एडजस्टमेंट करने में टाइम लगेगा, लेकिन इसमें बहुत कम समय में वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे किसी का सुविधाएं हैं और सुविधाएं भी रहेगा, मतलब एडवांटेज जैसे है डिसएडवांटेज भी है। अब देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है भाई, लिमिटेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटेड चॉइस,
बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैंडिडेट आर ओनली फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो आपके पास चॉइस बिल्कुल लिमिटेड है, आपके पास 1 2 4 आदमी है, उसमें से किसी को देना है पोजीशन, तो इसमें आपका चॉइस का कोई चांस, बहुत ही लिमिटेशन हो जाता है। अगर बाहर से आप करते हैं 50-100 आदमी को बुला के उसमें से 2-4 आदमी को आप छांट के ले सकते हैं, तो इसका मतलब आपके पास चॉइस के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल लिमिटेड चॉइस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, नो फ्रेश टैलेंट। इसमें क्या होता है कि टैलेंट जो है, फ्रेश टैलेंट जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में उनको तो पता है वो क्या है, कैसे काम करते हैं, सब कुछ पता है, लेकिन बात यह है कि बाहर से अगर कोई नए टैलेंट आता है जिसके अंदर और अच्छा क्वालिटी है, वो चीज़ को आपको नहीं मिलेगा। इंटरनली अगर लेंगे तो वो बाहर का जो टैलेंटेड पीपल है उसको, फ्रेश टैलेंट जो है उसको मौका नहीं मिलेगा आपको ऑर्गेनाइजेशन में। इसका मतलब आपको भी मौका नहीं मिलेगा ऐसे टैलेंट मिलने का, तो ये एक प्रॉब्लम तो ज़रूर है। और क्या है भाई, एम्प्लॉय जेलसी। अब देखो हैप्पी कितना होगा वो पता नहीं, जिसको मिलेगा प्रमोशन वो तो हैप्पी है, लेकिन जो साथ में एक साथ काम करते हुए उसके सामने से एक को आपने ऊपर बढ़ा दिए, भाई वो दोस्त तो खुद ही दुश्मन बन जाता है ना, तो दोस्त भी दुश्मन बन सकता है। तो इसके मतलब होता है दूसरे एम्प्लॉयज़ अनहैप्पी फील करते हैं, भाई हम भी तो काम करते थे, हम भी तो उसके साथ पैरेलल काम करते थे, हमको क्यों नहीं मिला। हो सकता है उसका कमियां हैं, उसको जो जिसको मिला है उसका अच्छा क्वालिटी है, लेकिन फिर भी एक साथ काम करते हुए ना वो चीज़ जेलसी फील होना शुरू हो जाएगा, फिर वो काम में दिक्कत आएगा, है ना, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगा काम करने में। नेक्स्ट क्या है, चेन वैकेंसी प्रॉब्लम। क्या होता है, वन प्रमोशन और ट्रांसफर क्रिएट्स अनदर वैकेंसी। आप नीचे वाले से एक को ऊपर बैठा दिए तो नीचे वाला जगह खाली हो गया, फिर उसके लिए नीचे वाले से और एक को लेकर लाके बैठाना पड़ेगा, फिर वो जो पोजीशन में लाएंगे वो खाली हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या है कि फिर लास्ट तक आपको बाहर से कोई किसी को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि चेन वाइज आपका वो जगह खाली हो जाएगा। ये एक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, चेन वाइज वैकेंसी हो जाएगा, है कि नहीं, ये भी प्रॉब्लम है। चलिए फिर ये लिमिटेशन भी हमने पढ़ लिया, इंटरनल एक्सटर्नल, यहाँ से सब में से आपको क्वेश्चन आने का चांसेस है। आप जितना प्रिसाइज हमने नोट्स दिए इसको जरूर आप कॉपी में लिखिए और पढ़ते रहिए। बंगाली के लिए बंगाली भी दिया हुआ है, इंग्लिश के लिए इंग्लिश भी है, तो इसको प्रिसाइजली दिया हुआ है, इसको इस तरह से लिखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसी के अंदर से ही क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर कोई क्वेश्चन होगा नहीं। हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी साथ साथ में दे रहे हैं, आप उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसके साथ, ठीक है। नाउ अब आएंगे हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल हमने जान लिए, इंटरनल का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और इंटरनल सोर्सेज क्या है, सब कुछ हमने जाना। अब हम जानेंगे, अब हम प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे कौन सा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में हम लोग आप डिस्कस करेंगे। पहले हम पानी पी लेते हैं, आप लोग भी पानी पी लीजिए, हम भी पी लेते हैं। चले भाई आगे बढ़ते हैं। नाउ आप डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज क्या क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल सोर्सेज का क्या मतलब ये है कि when an organization invites application from people outside the firm, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से लोगों को बोला जाता है कि भाई आप एप्लीकेशन डालो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए। ये जब होगा, ऐसे जब होगा, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से किसी आदमी को हम अंदर ले रहे हैं, तो इसलिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्लियर है, दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखेंगे हम टाइप्स, एक्सटर्नल सोर्सेज का क्या क्या टाइप्स है ना, क्या क्या टाइप्स है वो आप देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्टाइजमेंट्स, है ना, जॉब्स आर एडवर्टाइज्ड थ्रू न्यूज़पेपर। कहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, कहाँ न्यूज़पेपर में, टीवी में, रेडियो में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप दे सकते हैं टू सर्च ए लार्ज ऑडियंस, ए लार्ज कैंडिडेट आपको ढूंढने के लिए आप इस तरह से एडवर्टाइजमेंट दे देंगे, न्यूज़पेपर में देंगे, टीवी में देंगे, रेडियो में देंगे, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, जहाँ से क्या होगा आपको बहुत सारे ऐसे जॉब सीकर को मिल सकता है जिसको आप अप्लाई करने के लिए आप उसको इंसिस्ट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
एम्प्लॉयज़ एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी है, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ जॉब सीकर्स एंड हेल्प एम्प्लॉयर्स फाइंड सूटेबल कैंडिडेट। ऐसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी है जहाँ से एम्प्लॉयर जाके वहाँ से फिर जो लोगों को काम चाहिए होता है उनको ढूंढ के ला सकते हैं, वहाँ से भी एम्प्लॉयज़ को, कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए इंसिस्ट कर सकते हैं। और कैसे हो सकता है भाई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आपको पता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कैंपस रिक्रूटमेंट, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होता है वहाँ पे कैंपस इंटरव्यू होता है, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, स्टूडेंट्स को, अच्छे स्टूडेंट्स जो होते हैं उन सब स्टूडेंट को इंटरव्यू लेते हैं, उसमें से जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, अच्छे काम के लिए उनका स्किलफुल और एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, नए नए आएगा, फ्रेशर्स होगा, लेकिन उनके अंदर जो टैलेंट है, टैलेंट को देख के फिर ऑर्गेनाइजेशन उनको हायर करके ले जाते हैं। तो कैंपस इंटरव्यू करके भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में जाके हायर कर सकते हैं। इस तरह से भी रिक्रूटमेंट का काम हो सकता है। ठीक है, क्लियर है, ऐसे ही होता है। नेक्स्ट क्या है, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। ऐसे बहुत सारे एजेंसी है जो प्राइवेटली काम करते हैं, जॉब सीकर को जॉब देने के लिए इंटरव्यू का बंदोबस्त करते हैं। सो दीज एजेंसीज कलेक्ट डेटा ऑफ द जॉब सीकर, जो जॉब सीकर होता है उनका डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद रिकमेंड करता है एम्प्लॉयर को, भाई ये लोगों को आप बुला सकते हैं, है ना, उसके अगेंस्ट में कुछ फीस लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, एम्प्लॉयर से कुछ फीस लेते हैं, लेके बोलते हैं इन लोगों को आप इंटरव्यू ले सकते हैं, इनका डेटा आपको दिया, आप इनसे इंटरव्यू लीजिए और इनमें से आप सिलेक्ट कीजिए। तो उनके लिए कुछ फीस एम्प्लॉयर से वो लोग लेते हैं, है ना। ऐसे भी बहुत सारे एजेंसीज है। नेक्स्ट क्या है, रिकमेंडेशन एंड रेफरल्स। रिकमेंडेशन एंड रेफरल्स, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, कभी कभार क्या होता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ और नोन पर्सन्स मे रिकमेंड्स कैंडिडेट फॉर द जॉब, है ना, जो आप काम कर रहे हैं ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में, उनका कोई दोस्त है, कोई अपना रिलेटिव है, काम करना चाहते हैं, उनका वो क्वालिटी है, उनका वो क्वालिफिकेशन है, तो वो बोल सकते हैं भाई आप अपना बायोडाटा यहाँ डालो, यहाँ पे अप्लाई करो, अगर आपको जॉब मिल जाए तो भी ठीक है, आपको जॉब मिल सकता है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि रिकमेंडेशन और रेफरल से भी आप कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट मतलब रिक्रूटमेंट का काम कर सकते हैं। और क्या है, और है इंटरनेट रिक्रूटमेंट और ऑनलाइन पोर्टल में भी हो सकता है, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी हो सकता है। जैसे मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन यूज जॉब वेबसाइट्स, अभी काफ़ी सारे जॉब वेबसाइट है, आप लोग सुने होंगे, naukri.com है ना, लिंक्डइन है ना, लिंक्डइन ऐसे भी है, एंड सोशल मीडिया टू पोस्ट वैकेंसीज एंड इनवाइट एप्लीकेशन, यहाँ से भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, है ना। इस तरह से आप एप्लीकेशन करवा सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को इंसिस्ट कर सकते हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, जॉब सीकर जो है उसको रिक्रूट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। चलते हैं आगे। अब एक्सटर्नल सोर्स का क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेज में चलते हैं, जो इंटरनल का डिसएडवांटेज है वही तो एक्सटर्नल का एडवांटेज है ना। जैसे कि फ्रेश टैलेंट वहाँ नहीं मिल रहा था, यहाँ पे आपको फ्रेश टैलेंट मिल जाएगा। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हेल्प्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू ब्रिंग इन फ्रेश टैलेंट, है ना, फ्रेश टैलेंट ढूंढने में आपको हेल्प करता है। फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से आप फ्रेश टैलेंट को ले सकते हैं यहाँ पे। These new employees come with the new ideas, innovating thinking and modern techniques उनके अंदर होता है, उनका तरीका, वो मॉडर्न टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं जो कि एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में नहीं था। तो नए लोग नए कुछ तरीका, नए कुछ आइडियाज़ ला सकते हैं, है ना। ये यहाँ पे एडवांटेज है भाई, नए टैलेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिलेगा, है ना। नेक्स्ट क्या है भाई, वाइडर चॉइस, आपके पास ही लंबे चॉइस के लिए बहुत लोग लगे हैं जिसमें से आपको ढूंढ के ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मतलब एप्लीकेंट रहेगा जिसमें से आपको ढूंढ के लेना होगा। तो इसका मतलब है वाइडर चॉइस रहेगा यहाँ पे। व्हेन अ कंपनी रिक्रूट्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज इट कैन बी रीच ए लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट मिल सकता है जो कि डिफरेंट प्लेसेस से भी ले सकते हैं, बैकग्राउंड का भी होगा, एक्सपीरियंस भी होगा अलग अलग से। तो उस हिसाब से आपको बहुत लोगों से आप चुन के आपका जितना जो ज़रूरत है वो ढूंढ के ले सकते हैं। ये आपके पास एक बहुत ज़्यादा क्या है, बेनिफिट है। दिस गिव्स ऑर्गेनाइजेशन ए वाइडर रेंज ऑफ ऑप्शंस टू चूज़, एक बड़ा ऑप्शन देते हैं कि चूज़ करो, इसमें से 50-100 आदमी है उसमें से 1-2 चूज़ करना है,
तो मोस्ट सुटेबल पर्सन जो होगा उसको आप चूज कर लेंगे। तो इसमें ये बेनिफिट है आपको। नेक्स्ट क्या है, स्पेशलाइज्ड स्किल्स। इसमें क्या होता है कि भाई एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट अलाउज ए कंपनी टू हायर पीपल हु हैव अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, टेक्निकल एक्सपर्टीज और प्रोफेशनल स्किल्स दैट मे नॉट अवेलेबल इंटरनली। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी इस टाइप का क्वालिटी का, इस टाइप का प्रोफेशनल नॉलेज का या स्किल का व्यक्ति अभी नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो बाहर से आप ले सकते हैं ना। इस तरीके से इस प्रोसेस में आप रिक्रूट करेंगे तो आपको बाहर से ऐसे लोगों को आपको मतलब रिक्रूट करने का मौका मिलेगा। सो दिस स्पेशली इम्पॉर्टेंट फील्ड लाइक आईटी के लिए, फाइनेंस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिसिन, वेयर स्पेशलाइज नॉलेज एसेंशियल है, तो उसके लिए तो बाहर से आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नाउ इम्प्रूव परफॉर्मेंस। क्या करते हैं, आउटसाइडर से लोग लेंगे तो परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। कैसे, व्हेन न्यू एम्प्लॉयज ज्वाइन फ्रॉम आउटसाइड दे ब्रिंग फ्रेश एनर्जी, तो उनके अंदर एक फ्रेश एनर्जी रहता है काम करने का। न्यू मेथड अप्लाई कर सकते हैं एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट टू द वर्क प्लेस, है ना, ये चीज़ उनके अंदर है। तो इसमें क्या होगा, परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। दिस क्रिएट्स ए हेल्दी कंपटीशन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनके साथ एक कंपटीशन भी बनेगा। जो नए लोग आएगा वो पुराने लोगों से अच्छा काम करना चाहेगा, पुराना लोग नए लोगों से भी अच्छा काम करना चाहेगा। एक हेल्दी मतलब कंपटीशन बनेगा आपस में और सब लोग इनकरेज होंगे काम करने के लिए, इम्प्रूव करेंगे उनका परफॉर्मेंस, है ना। सब लोग अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने में लगे पड़े रहेंगे। तो ये हमारा एडवांटेजेस है। लेकिन भाई एडवांटेज जैसे होता है उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। तो वो क्या है भाई, डिसएडवांटेज क्या है आप देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंसिव। भाई आप बाहर से रिक्रूट करोगे, इनके लिए फिर आपको बहुत सारे खर्चा करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट देना है, एप्लीकेशन को प्रोसेस करना है, इंटरव्यू की अरेंज करना है, टेस्ट लेना है, इतने सारे काम आपको करना है तो खर्चा आपका होगा ही। तो ये एक्सपेंसिव है। इंटरनल सिस्टम से तो ये एक्सटर्नल सोर्स तो एक्सपेंसिव होगा ही। नेक्स्ट क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। आप देखिए इंटरनल सोर्स से कभी भी चाहिए चलो उसको उठा के वहाँ बैठा दिए, इसमें तो ऐसे नहीं होगा। आपको पहले एडवर्टाइजमेंट देना है, उनका एप्लीकेशन कलेक्ट करना है, इंटरव्यू कंडक्ट करना है, फिर उस कैंडिडेट्स में से सिलेक्ट करना, इंटरव्यू करके फिर सिलेक्ट करना है, फिर उसको एम्प्लॉय करना है। तो इसमें काफ़ी लंबा समय बीच में बीत जाएगा। तो इसका मतलब है ये टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी समय लग जाएगा रिक्रूटमेंट करने में, है ना। और क्या है भाई, डीमोरलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो है उनके लिए थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। क्यों ना, व्हेन आउटसाइडर आर हायर्ड इंस्टेड ऑफ प्रोमोटिंग इंटरनल एम्प्लॉयज द एग्जिस्टिंग स्टाफ में फील नेग्लेक्टेड और लॉस मोटिवेशन, है ना। खुद सोचेगा हमको तो दिखता ही नहीं है, बाहर से लोगों को लाके हमारे सर पे बैठा दिए, हम लोग इतने सारे दिन काम करते रहे, इतने काम किए हमने, इतना ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना कुछ दे दिए, दिन रात एक करके काम करे, फिर भी हमको मौका नहीं मिला, जगह नहीं मिला, बाहर से लोग आके यहाँ बैठ गए। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत मोटिवेशन चले जाते हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का, है ना, वो लोग डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम तो है। नेक्स्ट क्या है भाई, अनसर्टेनिटी अबाउट न्यू एम्प्लॉयज़। ये भी एक बात है। अब एम्प्लॉयज़ को तो लाए, लेकिन वो क्या काम करेगा, कितना अच्छा काम करेगा, कैसा है, ये सब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आने वाले हैं। जैसे कि देयर इज़ ऑलवेज रिस्क दैट न्यू एम्प्लॉयज़ मे नॉट एडजस्ट वेल। अब पूरे लोग एक साथ आपस में एडजस्ट होकर रखे, नए कोई आए तो उसके साथ एडजस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। मे लैक लॉयल्टी भी नहीं रह सकते, ऐसे भी हो सकते हैं। और मे लीव द जॉब सून, हो सकता है उसको यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है तो वो जॉब छोड़ के तुरंत भाग सकते हैं। जो कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो पहले से सेट होकर रखा है, एडजस्ट होकर रखा है, वो मतलब इतना जल्दी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन नए एम्प्लॉय ऐसे भी कर सकते हैं, जा सकते हैं छोड़ के, है ना। तो ये था हमारा रिक्रूटमेंट क्या है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, रिक्रूटमेंट का फीचर्स क्या है,
और रिक्रूटमेंट का जो वे आउट है, मतलब रिक्रूटमेंट का जो सिस्टम है, कैसे रिक्रूटमेंट हो सकता है, जैसे इंटरनल एक्सटर्नल दो टाइप में हो सकता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है ना, ये सब आपको डिस्कस हमने कर दिए हैं। और उसी के आधार पे हमने ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं। देखिए 2 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ये 2 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन है और कुछ 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी हमने दिए हैं, है ना। 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन 4 दिए हैं, इसी के आधार पर ऐसे आ सकते हैं। एक ही चीज़ को घुमा फिरा के 2, 3 या 4 में कर सकते हैं, है ना, 5 में कर सकते हैं। और कुछ 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट से आपको दिए हैं, जो कि आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या आप अपना वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन आपको दिए हैं हम, इसी में से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। इसको आप अच्छे तरीके से कॉपी में जो नोट आपको दिया नोट की तरह ये भी है, ऐसे ही वहाँ लिखा हुआ है सब कुछ, आपको सिर्फ इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। ये हमारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस एंड फीचर्स, मतलब टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ये डिस्कशन हो गया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, है ना। इसी लेक्चर में हम और एक पार्ट आपको डिस्कस कर देंगे, फिर उसके बाद जो बाकी ट्रेनिंग वगैरह पोर्शन रहेगा, ट्रेनिंग वाला पोर्शन इस चैप्टर का रहेगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी एक पार्ट बाकी जो रहेगा इस पार्ट में, जो है सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन कैसे होगा। जैसे रिक्रूटमेंट हुआ, है ना, इसके बाद हम चलेंगे कहाँ पे, सिलेक्शन प्रोसेस में। सिलेक्शन करने का क्या तरीका है और सिलेक्शन है क्या, सिलेक्शन का डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में अब हम थोड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर देखते हैं सिलेक्शन के बारे में क्या बोला गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब क्या है। सिलेक्शन इज अ प्रोसेस, क्या है, सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट suitable candidate from a group of applicants who have applied for the job। तो बहुत सारे लोग जॉब के लिए अप्लाई किए, जैसे रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में आपका जॉब एप्लीकेशन आए हैं, तो उसमें से जो सबसे बेहतर कैंडिडेट है, जो सुइटेबल कैंडिडेट है आपके जॉब के लिए, उसको ढूंढ के निकालने का जो तरीका है वो होता है सिलेक्शन। उसको छांटने का जो तरीका है वो है सिलेक्शन। So it is the process of identifying and picking the right person for the right job। सही जॉब के लिए सही आदमी को इन लोगों में से, इन एप्लीकेंट से ढूंढ के निकालने का तरीका है सिलेक्शन। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया। आगे चले फिर बंगाली के लिए। देखिए बंगाली में हमने देके रखे, आप लोग कॉपी कर लीजिए इसको भी बंगाली में। नाउ डेफिनेशन क्या बताए गए हैं, डेफिनेशन क्या बताए गए हैं, डेल योदर ने क्या बताया है। सिलेक्शन इज द प्रोसेस, क्या बोला है, सिलेक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच कैंडिडेट फॉर द एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। 2 क्लास में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है दोज हु आर नॉट टू बी, सॉरी हु आर टू बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड दोज हु आर नॉट। मतलब जितने सारे एप्लीकेंट आपके पास आए हैं उसमें से आपको 2 तरीके से छांट लेना है, भाई इनको जॉब देना है और इनको जॉब नहीं देना है। इनको रिक्रूट करना है, मतलब इनको जॉब में लगाना है, और इनको जॉब में ऑफर नहीं करना है। इन दोनों में छांटना है, सिंपल है ना। 10 आए हैं, उसमें से 4 आदमी चाहिए हमको, 4 को छांट लिए, इनको हम जॉब में देंगे, और 6 को एक साइड कर दिया कि भाई इनको जॉब ऑफर नहीं करेंगे। यही है आपका सिलेक्शन। क्लियर, समझ में आया। तो अब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन करने का क्या तरीका है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कैसे सिलेक्शन करेंगे, उसका प्रोसेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, पहले देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ स्टेप जाना पड़ेगा आपको, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इस तरह से जाना पड़ेगा। बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू चूज द बेस्ट कैंडिडेट ढूंढने के लिए, आपको चूज करने के लिए, छांटने के लिए आपको काफ़ी स्टेप्स, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा। अब ये भी याद रखिए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया सिलेक्शन प्रोसेस क्या है डिस्कस करने के लिए, सिलेक्शन प्रोसेस का स्टेप डिस्कशन करने के लिए, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। जैसे स्टेप आपको दिया हुआ है इसी स्टेप में जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आगे पीछे आप कर देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा।
आप हर पॉइंट लिखेंगे और इसी स्टेप्स में ही आपको लिखना पड़ेगा, जिसके बाद जो आ रहा है उसी के बाद ही आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं पहले काम क्या है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसमें क्या होता है, एट दिस स्टेज एप्लीकेशंस आर एग्जामिन, जो एप्लीकेशन आपके पास आया है उसको एग्जामिन करना है। एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और अनसुइटेबल कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एज। आपको जिस टाइप का क्वालिफिकेशन चाहिए, जिस एज का एम्प्लॉयज़ चाहिए, जिस एक्सपीरियंस का एम्प्लॉयज़ चाहिए, उस हिसाब से अगर वो एप्लीकेशन में मैच नहीं होता है तो उसको पहले छांट के बाहर कर दीजिए। जो लोग वो चीज़ मैच करते हैं, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एज के हिसाब से आपका मैच होता है, आपको जो लोग चाहिए, तो उन्हीं को आप छांट के पहले निकालिए। तो ये काम पहला होता है, इसको बोला जाता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। फर्स्ट पॉइंट में आपको ऐसे स्क्रीन करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके बाद जो होगा रिसीविंग एंड स्क्रूटनाइजिंग एप्लीकेशंस। अब जो एप्लीकेशन है क्या करेंगे, एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम द कैंडिडेट को लेना है, केयरफुली चेक टू वेरीफाई वेदर द इंफॉर्मेशन गिवन इज करेक्ट और एंड कंप्लीट। जो लोग आपके पास एप्लीकेशन, अभी जो क्वालिफाइड पर्सन आपने ढूंढ के निकाला, उसमें से जो एप्लीकेशन आपका उसी क्वालिफिकेशन का, उसी एज का एंड उसी एक्सपीरियंस का आदमी जो आपके पास एप्लीकेशन दिए उसको कलेक्ट करे और उसको देखे, प्रॉपर तरीके से मैच करवाए। वो जो चीज़ बताया एप्लीकेशन में उसके साथ जो डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो मैच करता है कि नहीं, अगर वो सही डॉक्यूमेंट दिए हैं कि नहीं, वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट दिए हैं कि नहीं, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सही दिए हैं कि नहीं, ये पहले आपको वेरीफाई करके देखना है। ठीक है बच्चों, जिसको हम बोलेंगे रिसीविंग एंड स्क्रूटनाइजिंग एप्लीकेशन। नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सिलेक्शन टेस्ट लेंगे। आप टेस्ट लेना पड़ता है, टेस्ट डिफरेंट टेस्ट होता है, डिफरेंट टेस्ट लिया जाता है। कैसे कैसे टेस्ट लिया जाता है, जैसे कि डिफरेंट टेस्ट आर कंडक्टेड टू मेजर्स कैंडिडेट्स। क्या देखने के लिए हम देते हैं, एक होता है एबिलिटीज़ क्या कर सकते हो, इंटेलिजेंस क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, एंड पर्सनालिटी टेस्ट लेना पड़ता है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो उसी टेस्ट के हिसाब से फिर उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो फास्ट क्या काम होता है, पहले जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट हम लोग लेते हैं, मेजर्स एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म टास्क। उसके अंदर ये क्षमता है कि नहीं कि कोई चीज़ वो जल्दी सीख पाएगा कि नहीं, या उसी सीख के फिर प्रॉपर परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं, वो देखने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे। जैसे बंगाली में भी दिया हुआ है, आप नोट कर सकते हैं, जैसे योग्यता परीक्षा, है ना, প্রার্থীর শেখার ও কাজ করার ক্ষমতা আছে কিনা সেটা জেনে নেওয়া, যাচাই করে নেওয়া। নেক্সট क्या है, इंटेलिजेंस टेस्ट, चेक मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। मतलब इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है कि भाई मेंटली कितना एबल है और किसी चीज़ को मतलब कैसे वो एक्सप्लेन कर पाएगा, कैसे इजीली समझ पाएगा, कोई चीज़ को कैसे वो विश्लेषण कर सकते हैं, ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा इस टेस्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्या देखेंगे, पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट करेंगे। पर्सनालिटी टेस्ट में क्या होगा, स्टडीज इमोशनल स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस एंड बिहेवियर क्या है उसका, है ना, इमोशनली मानसिक भारसाम्य है कि नहीं, मतलब मेंटल बैलेंस है कि नहीं, है ना, उनका आत्मविश्वास है कि नहीं, या उनका जो आचरण है वो कैसा है, ये देखने के लिए पर्सनालिटी टेस्ट लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, ट्रेड और स्किल टेस्ट। इसमें चेक्स टेक्निकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल्स, उसके अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स है कि नहीं, वो चीज़ देखने के लिए ये टेक्निकल टेस्ट मतलब स्किल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल स्किल्स कितना है वो देखने के लिए स्किल टेस्ट किया जाता है। इस तरह से हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं, ये सब एग्ज़ाम एक्चुअली लिया जाता है, फिर उसके बाद उसको सिलेक्ट किया जाता है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जैसे ये जो टेस्ट है, टेस्ट में अगर कोई पास हो गया, क्लियर होके आगे गया, तो उसके लिए फिर इंटरव्यू की बंदोबस्त होगा, उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। जैसे दिस इज़ अ फेस टू फेस, आमने सामने बैठ के बात किया जाएगा। वेयर द इंटरव्यूअर इवेल्यूट्स द कैंडिडेट्स पर्सनालिटी, वहाँ बैठ के समझ में आएगा उसको उसका पर्सनालिटी क्या है, उसके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, कॉन्फिडेंस है कि नहीं, और ओवरऑल सूटेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन का काम करने के लिए सूटेबल है कि नहीं, उनको आमने सामने बैठ के उनको समझ में आता है। ऐसे इंटरव्यू लिया जाता है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके बाद आएगा चेकिंग
रेफरेंस क्या है ना, द एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट्स रेफरेंस मीन्स प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, टीचर्स एट्सेट्रा टू नो अबाउट द कैंडिडेट्स कैरेक्टर एंड पास्ट परफॉर्मेंस। कभी कभार क्या होता है, एम्प्लॉयर चेक करते हैं, मतलब वो किसी का जो सुपारिश चाहते हैं कि भाई ये जो बाद में आए हैं ये सही है नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रीवियस जो एम्प्लॉयज़ है उससे जान सकते हैं, एम्प्लॉयर्स है उनसे बात करके जान सकते हैं, या उनका जो टीचर्स वगैरह थे उनसे भी बात करके क्लियर कर सकते हैं कि भाई इनका कैरेक्टर कैसा है, पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा, या इसका मतलब इसके बारे में पूरा जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद अगर वहाँ भी पास हो गए तो फिर आएगा मेडिकल टेस्ट, है ना, मेडिकल टेस्ट होगा। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू जज ए मेडिकल चेकअप टू एंश्योर दे आर फिजिकली एंड मेंटली फिट है कि नहीं। जो जॉब के लिए जो जॉब करना है उनको उस जॉब के लिए मेंटली फिजिकली फिट है कि नहीं, उसके लिए एक मेडिकल टेस्ट भी लिया जाता है, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में फाइनल सिलेक्शन होगा। अब सब कुछ हो गया है, इस बार क्या होगा, बेस्ड ऑन द टेस्ट रिजल्ट्स, इंटरव्यू परफॉर्मेंस एंड मेडिकल रिपोर्ट्स द फाइनल लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट इज प्रिपेयर। तब उसके बाद फाइनल कौन कौन सिलेक्शन हुआ और कौन कौन रिजेक्ट हो गया, ये चीज़ क्लियर होके आएगा, ठीक है। तो ये फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस होगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे सिलेक्शन हो गया है उसके बाद उसको जॉब ऑफर दिया जाएगा, उसको ऑफर लेटर दिया जाएगा। जैसे सिलेक्शन हो गया है, ये जॉब ऑफर इज सेंड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट, है ना, सिलेक्टेड कैंडिडेट को जॉब ऑफर दिया जाएगा, फॉलोड बाय एन अपॉइंटमेंट लेटर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया जाएगा जिसमें जैसे पहले दिया जाएगा ऑफर लेटर, उसके बाद वो ऑफर अगर एक्सेप्ट कर ले तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट का टर्म्स कंडीशन सब कुछ रहेगा, है ना। क्लियर है, समझ में आया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करना है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन आफ्टर ज्वाइनिंग। जैसे वो ज्वाइन कर गए, एम्प्लॉय को जो आपने ऑफर लेटर दिया उसके बाद वो ज्वाइन कर गए, उसको मतलब जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया उसके बाद ज्वाइन कर गए, तो उनको प्रॉपर जगह पे राइट जॉब के लिए, पोजीशन के लिए उसको प्लेस किया जाए और उसके साथ एक ओरिएंटेशन कर दिया जाए। जो एम्प्लॉयज एग्जिस्टिंग हैं उनके साथ बातचीत करवाया जाए, उनके साथ मिलाप करवाया जाए, परिचित करवाया जाए और साथ साथ में उसका ट्रेनिंग की बंदोबस्त किया जाए, है ना, ट्रेनिंग दिया जाए। ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है, जो काम कैसे करना है, उसका जो ट्रेनिंग है, रूल्स क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, कल्चर क्या है, उसके लिए उसको ओरिएंटेशन करके ट्रेनिंग देके उसको एडजस्ट कर लेना है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये पूरा काम करना पड़ेगा। ये हो गया आपका लास्ट स्टेप्स। लेकिन आप ऐसा ना कीजिए कि लास्ट स्टेप को फास्ट में, फास्ट को बीच में, बीच वाले को लास्ट में, ऐसे अगर लिख देंगे, हर पॉइंट आप लिखेंगे लेकिन फिर भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा अगर आप ये सीरियली नहीं लिखेंगे तो। क्योंकि हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं ऐसे ही करते हैं कि भाई ये जो स्टेप्स वाला होता है उसको स्टेप ही आपको देना पड़ेगा। अगर स्टेप आप नहीं देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, है ना। बोर्ड में जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं ऐसे ही होता है, बोर्ड का कॉपी जब चेक होता है ऐसे ही होता है, इसलिए बताया, एक्सपीरियंस है इसलिए बताया, ठीक है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं अब इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन करने का क्या इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस क्या है सिलेक्शन का। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, है कि नहीं। द सिलेक्शन प्रोसेस हेल्प्स टू ऑर्गेनाइजेशन टू चूज द मोस्ट सुटेबल पर्सन, जो है उसको ढूंढने के लिए, उसको चूज करने के लिए कौन हेल्प करता है, सिलेक्शन प्रोसेस हेल्प करता है। तो अगर ऐसे सही व्यक्ति को आप ढूंढ पाएंगे तो सही जॉब के लिए सही व्यक्ति को आप काम पे लगाएंगे तो क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा और मिस्टेक कम होगा, है ना, मिस्टेक कम होगा। राइट पर्सन के लिए, राइट पर्सन को अगर राइट जॉब में लगाएंगे तो आपका एफिशिएंसी भी बढ़ेगा और साथ साथ में मिस्टेक कम होगा। नेक्स्ट क्या है भाई, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, है ना, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। क्यों ना, व्हेन क्वालिफाइड एम्प्लॉयज आर सिलेक्टेड दे परफॉर्म देयर ड्यूटीज एफिशिएंटली। जो आप क्वालिफाइड पर्सन को, स्किलफुल पर्सन को आप अप्लाई करेंगे
तो वो अपना जो काम है, अपना जो ड्यूटीज़ है वो एफिशिएंटली करेगा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटो है कि प्रोडक्टिविटी, हायर प्रोडक्टिविटी एंड बेटर रिजल्ट, वो कर पाएगा, है ना। बेटर रिजल्ट एंड हायर प्रोडक्टिविटी होगा। अगर एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करेगा, एफिशिएंटली काम करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा एंड बेटर रिजल्ट आएगा, है ना। नेक्स्ट क्या बोला गया भाई आपको, रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप अच्छे व्यक्ति को सिलेक्ट करेंगे, स्किलफुल व्यक्ति को सिलेक्ट करेंगे और उसको सही व्यक्ति को सही जॉब में डालेंगे, तो क्या होगा कि भाई वो जॉब छोड़ के इतना इजीली नहीं जाएगा, या जॉब मतलब रेगुलर ऑफिस में आएगा, है ना, रेगुलर ऑफिस में आएगा, क्योंकि उनका काम करने में मज़ा आएगा। सही व्यक्ति सही काम करेगा तो उनको मज़ा आएगा ना। जो क्वालिफिकेशन का है, जो क्वालिटी का है, वो काम उसी को दिया जाए तो फिर वो अच्छा काम कर पाएगा। और दूसरी बात है कि एम्प्लॉयज़ को, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उसको प्रॉपर सेटिस्फाई किया जाए, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो ऐसा प्रोसेस है कि जो ये एश्योर करता है कि जो एम्प्लॉयज़ काम करेगा उसका फुल सपोर्ट मतलब सेटिस्फाइड मिलेगा, सेटिस्फाई होगा, मतलब सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि उनका जो जॉब चाहिए वही जॉब उसमें लगाएंगे तो फिर उसको सेटिस्फेक्शन आएगा। अगर उसको फुल सेटिस्फेक्शन आएगा तो वो इतना जल्दी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भी नहीं जाएगा और एब्सेंट भी नहीं करेगा, ठीक है। और क्या है भाई, सेव्स ट्रेनिंग कॉस्ट एंड टाइम। If the right candidate are selected who already have the required skills and knowledge, then the organizations need not to spend or need to spend less on training and supervision. अगर आप ऑलरेडी स्किलफुल पर्सन को लेंगे, क्वालिफाइड पर्सन को लेंगे जिसको सब कुछ पता है, तो फिर उनको एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा या सुपरविजन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और क्या है भाई, helps in achieving organizational goal. Definitely efficient employees contribute effectively towards achieving the company's objective, क्योंकि efficient employees efficiently काम करेगा तो कंपनीज का जो मेन मोटो है कि भाई उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, ग्रो हो जाए कंपनी, तो ही होगा फिर, है ना। तो ज़रूर हेल्प करेगा आपको। और क्या है भाई, ensures job satisfaction and moral, ये भी एक बात है। when employees are placed in a job that match their abilities, उनका जो एबिलिटीज़ है, जो इंटरेस्ट है, उसी के हिसाब से अगर उनको जॉब मिलता है तो उनका एक मन में खुशी होता है और उसके साथ साथ एक वो मोटिवेटेड होता है काम करने के लिए। which increase their moral and job satisfaction, दोनों ही उसको सेटिस्फाई करते हैं, मोरली और जॉब के लिए भी वो सेटिस्फाई होते हैं। और क्या है भाई, builds good organizational image. An organization that selects efficient and skilled employees develops a good reputation in the market. जो अच्छे मतलब स्किलफुल पर्सन अपना ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की दौर से लेते हैं तो क्या होता है कि ये लोग अच्छा काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का एक रेपुटेशन मार्केट में बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, इट अट्रैक्ट्स मोर टैलेंट पीपल इन द फ्यूचर। भविष्य में भी टैलेंटेड पीपल उस ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहेगा, है ना। नेक्स्ट क्या है भाई, रिड्यूस लीगल एंड एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स। अब इसमें देखिए, प्रॉपर सिलेक्शन रिड्यूसेज चांसेस ऑफ रॉन्ग हायरिंग, गलत लोग नहीं आ पाएगा। एम्प्लॉय कंप्लेंट्स, कोई कंप्लेंट भी नहीं आएगा एम्प्लॉय के ऊपर दूसरे एम्प्लॉय का, और लीगल डिस्प्यूट भी नहीं आ सकता है ना। टू अनफेयर एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस, ये सब भी नहीं आएगा अगर प्रॉपर तरीके से आप एम्प्लॉयमेंट का काम करेंगे, तो एम्प्लॉय करेंगे, सही तरीके से सिलेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्या रिड्यूस होगा, लीगल एंड एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सबका कम होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन में शांति बरकरार रहेगा। तो इसके ऊपर भी हमने जो पढ़ा हमने टॉपिक, उसके ऊपर भी हमने 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रखे हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और या तो लिख लीजिए। 3 मार्क्स के लिए भी हमने 2 क्वेश्चन इसके ऊपर रखे हैं और 5 मार्क्स का भी 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे हमने दिए हैं। इसको आप कॉपी कर सकते हैं या इसको आप अपना
स्क्रीनशॉट करके रख के बाद में कॉपी लिख सकते हैं और इसी के हिसाब से आप पढ़ के अपना तैयार कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। जो नोट्स आपने दिए हैं वही नोट्स आपका एग्ज़ाम में उसी हिसाब से ही क्वेश्चन भी आएगा और इसी नोट्स को आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो काम आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जो वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा के रखना है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, जो कि हमारा 3rd लेक्चर होगा, उस लेक्चर में हम इस चैप्टर का जो लास्ट पोर्शन बाकी रहेगा, जो ट्रेनिंग वाला पोर्शन बाकी रहेगा, उसी को हम नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करेंगे। आप लोग हमारे साथ साथ में चैनल को फॉलो करते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका फरवरी में है। आप देखते देखते टाइम आपका बीत जाएगा, है ना। आप अभी से तैयार होना शुरू कर देंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इस बार लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, आप लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।